हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 10th हिस्ट्री चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 4 करेंगे। जो पार्ट 1, 2 एंड 3 में उसमें इंट्रो में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है। यहाँ पर चैप्टर 1 आना चाहिए था, लेकिन मैंने सब में 2 बोला है, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। आज की वीडियो में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। इसमें जो हम पढ़ने वाले वो है जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। सेकंड पढ़ेंगे इटली यूनिफाइड एंड थर्ड पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। ठीक है, अब हम फर्स्ट जो चीज़ आज हमने पढ़नी है वो ये है कि जो जर्मनी है, जर्मनी कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ अ नेशन। यहाँ पर जर्मनी में ये सोचा जा रहा है कि क्या आर्मी जो है वो हमारे नेशन की आर्किटेक्ट बन सकती है, क्या वो हमारे नेशन को फॉर्म कर सकती है, स्ट्रक्चर दे सकती है। आफ्टर 1848 जो नेशनलिज्म इन यूरोप वो मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद, मतलब पहले नेशनलिज्म में सिर्फ डेमोक्रेसी रिवोल्यूशन देखा जा रहा था, लेकिन 1848 के बाद ये बिल्कुल ही दूसरी तरफ जो नेशनलिज्म था वो दूसरी तरफ जाने लग गया। यहाँ पर जो नेशनलिज्म सेंटिमेंट था उसने मोबिलाइज बाय कंजर्वेटिव फोर्स। जो कंजर्वेटिव थे वो ये बेसिकली जो नेशनल सेंटिमेंट था, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट था, उसको अपने फायदे के लिए यूज करते थे कि कहीं पर इन्हें कोई अपनी स्टेट पावर को प्रमोट करना है, वहां पर ये कंजर्वेटिव नेशनल सेंटिमेंट ले आते थे लोगों के बीच में। अगर इनको कोई पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, मतलब इनको कोई पॉलिटिकल डोमिनेशन अचीव करनी है, तो उसके लिए भी लोगों से सिंपैथी गेन करने के लिए नेशनलिस्ट सेंटिमेंट बीच में ले आते थे। दिस कैन बी ऑब्जर्व, ये हम कहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं, प्रोसेस बाय विच जर्मनी एंड इटली केम टू बी यूनिफाइड एज नेशनल स्टेट। ये सारी चीज़ें हम जब जर्मनी एंड इटली यूनिफाइड हो रहा था एज अ नेशनल स्टेट, तो वहाँ पर हम ये चीज़ें देख सकते हैं। जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वाइड मिडिल क्लास जर्मनी, जो जर्मनी में जो नेशनलिस्ट फीलिंग थी वो ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोगों में थी। हु इन 1848 ट्राई टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन, जिन्होंने 1848 में जर्मनी के अलग अलग जगह को एक साथ यूनाइट करने की कोशिश की थी इनटू नेशनल स्टेट बनाने के लिए, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। और जिस नेशनल स्टेट को कौन गवर्न कर रही हो, इलेक्टेड पार्लियामेंट गवर्न कर रही हो, मतलब वहां पर एक ऐसी पार्लियामेंट है जिसको इलेक्ट करके हमने बिठा रखा हो। जो लिबरल थे इनिशिएट अ नेशनल बिल्डिंग वॉज हाउएवर रिप्रेस्ड बाय द कंबाइंड फोर्सेस। जो लिबरल इनिशिएटिव नेशनल बिल्डिंग, जो लिबरल का इनिशिएटिव था नेशन को बिल्ड करने के लिए, वो हाउएवर जो कंबाइंड फोर्सेस थी जैसे मोनार्की मिलिट्री, ये इनकी जो नेशन बिल्डिंग का इनिशिएटिव था उसको रिप्रेस कर देती, मतलब उसको दबा देती थी। और सपोर्टेड बाय द लार्ज लैंड ओनर्स। और इनको किसका सपोर्ट मिलता था? कंबाइंड फोर्स ऑफ द मोनार्की एंड द मिलिट्री सपोर्टेड बाय द। और इनको कौन सपोर्ट करता था? इनको सपोर्ट करता था लार्ज लैंड ओनर, जिनको हम जंकर्स बोलते हैं, ऑफ प्रूशिया। ठीक है, अब यहाँ पर फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक ऑन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट फॉर नेशनल यूनिफिकेशन, मतलब यहाँ के बाद जो जर्मनी है वहाँ के जो लीडरशिप तो पर्शिया ने ले ली, ताकि वो क्या कर सके, नेशनल यूनिफिकेशन का काम कर सके। जो चीफ मिनिस्टर थे ऑन्टोन वॉन बिस्मार्क वॉज द आर्किटेक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, वो इस प्रोसेस के आर्किटेक्ट थे, मतलब मेन जो आदमी थे वो ओटो वॉन बिस्मार्क थे। और उन्होंने ही कैरिड आउट विद द, ये जो प्रोसेस थी ये कैरी आउट की, मतलब ये नेशनल यूनिफिकेशन के काम को कैरी किया। एंड उन्होंने ही पर्शिया आर्मी और ब्यूरोक्रेसी की हेल्प से जर्मनी को करने की कोशिश की, यूनिफाइड करने की कोशिश की। यहाँ पर जो पर्शिया थी उसने 7 साल में 3 वॉर लड़ी, किसके साथ? ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के साथ। और जो लास्ट में जो पर्शियन थे उनकी विक्ट्री हो गई, और उन्होंने जो यूनिफिकेशन का प्रोसेस था इसको क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। जो जनवरी 1817 में जो पर्शियन किंग थे विलियम वन, वो इनको प्रोक्लेम कर दिया, मतलब इनको जर्मन एम्परर का जर्मन एम्परर बना दिया गया था, जो पर्शियन किंग थे। और ये सेरेमनी कहाँ पर हुई थी? वर्सेल में हुई थी। ठीक है,
ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग 18 जनवरी 1871 में एक असेंबली बुलाई गई, जिसमें प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव थे आर्मी के, इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर्स थे इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर ओटोन वॉन बिस्मार्क। ये गैदर हुए अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर। एक हॉल है ये, यहाँ पर कहाँ पर, पैलेस ऑफ वर्साइल्स में, वहाँ पर ये गैदर हुए ताकि जो न्यू जर्मन एम्पायर है वो किस, हेडेड बाय केसर विलियम वन ऑफ पर्शिया, मतलब इसको जो न्यू जर्मन एम्पायर है उसके जो हेड है कौन, केसर विलियम वन ऑफ पर्शिया, उसको प्रोक्लेम कर सके, मतलब उनको गद्दी पे बिठा सके। ठीक है। अब यहाँ पर जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ पर्शिया स्टेट पावर। यहाँ पर जो नेशनल बिल्डिंग प्रोसेस हो रही थी जर्मनी में, इसने क्या डेमोन्स्ट्रेट किया कि यहाँ पर पर्शियन स्टेट पावर क्या है, डोमिनेंस में है, मतलब पर्शियन स्टेट के पावर यहाँ पर क्या है, ज़्यादा ज़्यादा डोमिनेटेड है यहाँ पर। ठीक है। जो न्यू स्टेट हुए, प्लेस ए स्ट्रॉन्ग, जो न्यू स्टेट यहाँ पर बन रहे थे उनका मेन मकसद ये था कि उनको क्या किया जाए, मॉडर्नाइज करा जाए ऑन द बेसिस ऑफ करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है। मतलब जर्मनी में जो नई नई स्टेट बन रहे उनमें हम क्या करें, मॉडर्नाइजेशन लाए, जैसे करेंसी में, बैंकिंग में, लीगल में, जुडिशियल सिस्टम में। ठीक है। जो पर्शियन मेजर एंड प्रैक्टिस ऑफन बिकम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ जर्मनी। जो पर्शियन यहाँ पर मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस कर रही थी, वो क्या बन रहे थे, वो रेस्ट ऑफ द जर्मनी के लिए मॉडल बन रहे थे कि हाँ, और लोग भी इससे सीख रहे थे कि हाँ, हमें भी करेंसी, बैंकिंग, लीगल, जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहिए, या कोई भी ये जो पर्शियन किंग था वो चेंजेस कर रहा था तो वो लोग उससे क्या कर रहे थे, सीख रहे थे। ये था वो द, जहाँ पर प्रोक्लेमेशन हुआ था उसका, किसका, पर्शियन किंग का। ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, अभी हमने पढ़ा जर्मन यूनिफिकेशन। जर्मन यूनिफिकेशन में किसने हेल्प की थी, पर्शियंस ने हेल्प की थी। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इटली यूनिफाइड। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो इटली था वो बहुत सारी डायनेस्टिक स्टेट और मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर में बटा हुआ था। ठीक है। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी के मिडिल में जो इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था, विच ओनली वन, जिसमें से सिर्फ एक, सार्देनिया पिडमाउंट जो था, वही एक इटालियन प्रिंसली हाउस था, मतलब वहां पर सिर्फ यही एक जगह थी जहां पर जो इटालियन प्रिंस यहाँ पर क्या करता था, राज करता था। जो नॉर्थ थी वो ऑस्ट्रेलियन हैब्सबर्ग के कंट्रोल में थी। जो सेंटर था उस पर रूल करता था पोप, एंड जो साउथर्न रीजन था वो किसके कंट्रोल में थी, वो कंट्रोल थी बर्बन किंग ऑफ स्पेन के कंट्रोल में थी। ठीक है। अब यहाँ पर इवन द, यहाँ पर जो इटालियन लैंग्वेज है, हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फ्रॉम एंड स्टिल हैड मैनी रिलीजन, मतलब यहाँ पर जो इटालियन लैंग्वेज है वो भी अभी एक नहीं बनी। अगर तो हम डिफरेंट डिफरेंट रीजन में जाएंगे तो हमें वहाँ पर लोकल वेरिएशंस और रीजनल वेरिएशन देखने को मिल जाएंगे। मतलब अगर हम इटली के अलग अलग पार्ट में जाएंगे तो वहाँ पर जो इटालियन लैंग्वेज है उसके हमें अलग अलग फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। जैसे इंडिया है, अगर हम अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पे जाएंगे तो वहाँ पर हमें अलग अलग लैंग्वेजेस सुनने को मिल सकती है विद इन अ स्टेट के अंदर भी। ठीक है। अब यहाँ पर 1830s के टाइम पे जो गॉसिपी मजीनी थे, हैड सॉट टू पुट टुगेदर कोहेरेंट प्रोग्राम फॉर यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, मतलब इन्होंने ऐसे प्रोग्राम निकाले ताकि हम इटालियन को, यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक, ताकि हम इटली को रिपब्लिक बना सके। ही हैड ऑल्सो फॉर्म, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी भी फॉर्म की थी जिसका नाम था यंग इटली, ताकि वो अपने इस गोल को क्या कर सके, पूरा कर सके। लेकिन जो इनका रिवॉल्यूशन था वो फेल हो रहा था, फेल हुआ था 1831 एंड 1848 में। मेंटल नाउ फेलोन, इसका मतलब ये था कि जो सारा का सारा जिम्मा है वो सार्देनिया पिडमाउंट अंडर इट्स रूलर किंग विक्टोरिया एमएल टू, मतलब ये सारा जो सारा का सारा काम है अब उसको, वो किसके सर पे आ गया, जो सार्देनिया पिडमाउंट के जो यहाँ पर इटालियन किंग थे, कौन, विक्टर एम्यूल टू, इन पे पड़ गया था कि इनको क्या करना है, इटालियन स्टेट को क्या करना है, यूनिफाई करना है, किसके किसके थ्रू, वॉर के थ्रू। मतलब
जो इटालियन किंग है सार्डिनिया पिडमाउंट में, अब उनको वॉर लड़नी पड़ेगी अगर उनको जो इटालियन स्टेट है, ये जो इटालियन, हाँ, जो इटालियन स्टेट है, इटालियन रीजन है, उनको उनको क्या करना है, यूनिफाई करना है। तो इन द आइज ऑफ रूलिंग एलिट ऑफ दिस रीजन आई यूनिफाई इटली ऑफर्ड देम द, जो यहाँ पर रूलिंग एलिट थे, मतलब जो इस रीजन में रूल कर रहे थे, उनके लिए जो यूनिफाइड इटली थी वो क्या ऑफर कर रही थी कि ताकि उनकी जगहों पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट आए और उनके पास क्या है, पॉलिटिकल डोमिनेंस आए, वो पॉलिटिकली ज़्यादा पावरफुल हो। ठीक है। अब जो चीफ मिनिस्टर थे कैवियोर हु लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द रीजन, इन्होंने ही मूवमेंट को लीड किया था ताकि जो हमारी इटली के रीजन्स है वो यूनिफाई हो सके। ना ही ये कोई रिवोल्यूशनरी थे, जो ये कैवियर थे, ना ये कोई रिवोल्यूशनरी थे, ना ही ये कोई डेमोक्रेट्स थे। ठीक है। लाइक मैनी अदर वेल्थी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इटली ही स्पोक, मतलब और जो हमारे इटालियन एलीट है, मतलब बड़ी सोसाइटी के जो लोग हैं, उनकी तरह जो हमारे वेल्थी है, जो एजुकेटेड मेंबर है, इन्हीं की तरह जो ये कैवियर थे, ये भी बहुत अच्छी फ्रेंच बोलते थे इटालियन से। मतलब इनकी भी जो अगर इनसे कोई बोलेगा कि आप इटालियन बोलो, तो ये इटालियन उतनी अच्छी नहीं बोल पाते थे जितनी अच्छी ये क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। ठीक है। थ्रू आउट द टेक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय केवियर सार्डिनिया, मतलब जो डिप्लोमेटिक अलायंस किया फ्रांस के साथ किसने, कैवियर ने, उसकी वजह से जो सार्डिनिया पिडमाउंट था वो सक्सीड हुआ। मतलब जो सार्डिनिया पिडमाउंट जो प्रिंसली स्टेट था इटालियन का, वो सक्सीड हुआ ताकि वो ऑस्ट्रियन फोर्स को डिफीट कर सके 1859 में। किसकी मदद से, कैवियर की मदद से। अपार्ट फ्रॉम रेगुलर ट्रुप, यहाँ पर रेगुलर ट्रुप तो थी, अ लार्ज नंबर ऑफ आर्म वॉलंटियर्स, मतलब ऐसे लोग जिनके पास गन वगैरह, उन्होंने वॉलंटियर किया। और उनको उनके लीडर कौन थे, गॉजिपी गैरी बेल्डी, इन्होंने ज्वाइन द फ्रेम, मतलब जो ये लड़ाई थी इन्होंने भी क्या कर ली, ज्वाइन कर ली। 1860 में ये साउथ इटली की तरफ मार्च किए and the kingdom of the two Sicilies and succeeded in winning the support of local peasant, मतलब ये साउथ की तरफ गए और जो वहाँ के लोकल फार्मर थे उनका इन्होंने सपोर्ट हासिल कर लिया ताकि वो क्या कर सके, जो स्पेनिश रूलर है उनको इटली से क्या कर सके, बाहर भगा सके। ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि इसमें जो 1816 में जो विक्टर एम्यूल टू थे, वॉज ब्रेक, इनको जो यूनाइटेड इटली था उसका क्या बना दिया गया, किंग बना दिया गया। हाउएवर मच ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अमंग हुज रेट ऑफ, मतलब यहाँ पर जो ज़्यादातर इटालियन पॉपुलेशन थी वहाँ पर इलिटरेसी की रेट, मतलब वहाँ पर पढ़े लिखे लोग ज़्यादा नहीं थे, बहुत ज़्यादा कम पढ़े लिखे हुए लोग थे। रिमेन ब्लिसफुल अनअवेयर ऑफ, और इनको मतलब यहाँ पर ये लोग ये कहना चाहते हैं, यहाँ पर सीधी सीधी बात ये कही गई है कि जो पढ़े लिखे थे उनको तो पता था कि इटली में क्या चल रहा है, कि यूनाइटेड इटली का मतलब क्या है, लेकिन जो अनपढ़ जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उनको अभी तक यही पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये जो नेशनलिस्ट, लिबरल की नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी है, जो ये यूनाइटेड इटली है, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। द पीसेंट मास हु हैड सपोर्टेड गैरिबल्डी इन साउथर्न इंडिया, मतलब ऐसे पीसेंट्स, ऐसे फार्मर जिन्होंने जो ये गैरिबल्डी जो साउथर्न इटली में गए थे उनको सपोर्ट किया था। नेवर्ड हर्ड ऑफ इटालिया, उन्होंने कभी भी इटालिया के बारे में नहीं सुना था। एंड बिलीव दैट, और वो ये बिलीव करते थे कि जो ये ला टेलिया है वो विक्टर एम्यूल की वाइफ है। मतलब इटालिया क्या थी, लैंग्वेज इटली की, लेकिन ये जो पीसेंट्स थे जो साउथ में रहते थे फार्मर, इनको अभी तक यही नहीं पता था कि इटालिया है क्या। ये बिलीव करते थे कि जो ला टेलिया है ये विक्टर एम्यूल की क्या है, वाइफ है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन, आखिर ब्रिटेन में क्या हुआ। द मॉडल ऑफ नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट, सम स्कॉलर हैव आर्ग्यूड इन ग्रेट ब्रिटेन, मतलब यहाँ पर जो ये मॉडल है नेशन और नेशनल स्टेट का, तो कुछ स्कॉलर्स ने आर्ग्यू किया है ग्रेट ब्रिटेन के लिए। जो ब्रिटेन था, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल स्टेट वॉज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन, मतलब जो भी जो ब्रिटेन था वो नेशनल स्टेट ऐसे ही नहीं बन गया था, सडनली नहीं बन गया था, या वॉर से नहीं बना था। और ये जो ब्रिटेन नेशनल स्टेट बना था इसमें बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए थे।
यहाँ पर क्या होता है, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, मतलब बहुत लंबी प्रोसेस के बाद ही जो ब्रिटेन था वो क्या बना, नेशनल स्टेट बना। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन पीरियड टू 18th century, यहाँ 18th century से पहले कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ पीपल, मतलब जो प्राइमरी आइडेंटिटी थी पीपल की, जो ब्रिटिश आइज मतलब ब्रिटिश की रीजन में रहते थे, वो ज़्यादातर एथनिक वंस थे, ठीक है, रिलीजियस थे। जैसे यहाँ पर इंग्लिश लोग रहते थे, वेल्स रहते थे, स्कॉट रहते थे और आयरिश रहते थे, ठीक है। ऑल दिस एथनिक ग्रुप है देयर, यहाँ पर जितने ये चारों जो एथनिक ग्रुप हमने पढ़े, इनके खुद के कुछ अपने कल्चरल थे और कुछ पॉलिटिकल ट्रेडिशंस थे, ठीक है। बट एज द इंग्लिश नेशन स्टेडली ग्रो इन वेल्थ, इम्पोर्टेंस एंड पावर, मतलब जैसे जैसे जो इंग्लिश नेशन था उसके पास वेल्थ बढ़ती गई, उसके पास पावर बढ़ती रही, इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इन इन्फ्लुएंस ओवर द अदर नेशन ऑफ द आइसलैंड, मतलब जो इसी आइसलैंड के और नेशन है वहां पर इसका क्या पढ़ने लग गया, इन्फ्लुएंस पढ़ने लग गया, ठीक है। जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी विच हैड सीज पावर फ्रॉम द मोनार्की, जो इंग्लिश पार्लियामेंट थी जिन्होंने अपनी पावर किससे ली थी, जो मोनार्की थी 1688 से उससे ली थी। द एंड ऑफ प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट, और ये जो जितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था उसको खत्म किया, वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट विद इंग्लैंड एट द सेंटर केम टू बी फॉर, मतलब यहाँ पर क्या था, जो ये जितना भी नेशनल स्टेट के लिए कॉन्फ्लिक्ट वगैरह हुए थे, यहाँ पर सिर्फ मतलब ये था कि जो इंग्लैंड वाले जो इंग्लिश मेंबर है वो डोमिनेंट होना चाहते हैं, ठीक है। द एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जो एक्ट ऑफ यूनियन है, ये किस किस के बीच में हुआ था, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड के बीच में हुआ था, जिसकी वजह से फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड दैट जिसकी वजह से क्या बना था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन बना था। इसका मतलब ये था कि जो इंग्लैंड था वॉज एबल टू इम्पोज ऑन इन्फ्लुएंस ऑन स्कॉटलैंड, मतलब जो इंग्लैंड था वो पावर में आ चुका था और वो अपनी पावर किस पे इम्पोज कर रहा था, स्कॉटलैंड पे कर रहा था, ठीक है। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वॉज हैंसफोर्ड डोमिनेटेड बाय, इसीलिए, और जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी वहां पर ज्यादातर जो लोग थे वो किसके थे, इंग्लिश मेंबर्स थे। द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मीन दैट, अगर ब्रिटिश आइडेंटिटी की ग्रोथ हो रही है इसका मतलब ये था जो स्कॉटलैंड से डिस्टिंक्टिव कल्चर है एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस वर सिस्टमेटिकली सप्रेस्ड, मतलब जितने भी स्कॉटलैंड के कल्चर हैं या जितनी भी वहाँ के पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है या वहाँ पर जितनी भी पॉलिटिकल चीज़ें की जाती है वो सारों को क्या कर रहा जा रहा था, सप्रेस करा जा रहा था। वहाँ पर जो ये इंग्लिश मेंबर थे या इंग्लैंड वाले थे ये उसको क्या कर रहे थे, दबा रहे थे। द कैथोलिक क्लैन दैट इनहेबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड सफर टेरिबल, जो कैथोलिक क्लैंस थे जो स्कॉटिश हाईलैंड पे रहते थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सफ़र उनको करना पड़ा। वेन दे अटेम्प्ट टू एसर्ट देयर इंडिपेंडेंस, जब भी वो किसके बारे में बात करते थे, अपनी इंडिपेंडेंस के बारे में बात, क्योंकि यही लोग जो थे वो इंडिपेंडेंस के लिए अटेम्प्ट करते थे, इसीलिए इनको सबसे ज़्यादा क्या करना पड़ रहा था, सबसे ज़्यादा इनको दबाया जा रहा था। द स्कॉटिश हाईलैंड वर फॉरबिडन टू स्पीक विद गैलिक लैंग्वेज, और वेयर, मतलब जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे इनको मना कर दिया कि तुम अपनी जो लोकल लैंग्वेज है गैलिक लैंग्वेज उसको नहीं बोल सकते, ना ही तुम अपनी कोई नेशनल ड्रेस पहन सकते हो, और इनमें से बहुत ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, मतलब उनके होमलैंड से बहुत सारे लोगों को बाहर फेंक दिया गया, ठीक है। आयरलैंड सफर्ड अ सिमिलर फेट, मतलब आयरलैंड के साथ भी सेम चीज हुई थी। इट वॉज अ काउंट्री डीपली डिवाइडेड बिटवीन, ये भी किस किस के बीच में डिवाइडेड था, कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट्स के बीच में। जो इंग्लिश थे उन्होंने प्रोटेस्टेंट की हेल्प की, ऑफ आयरलैंड, प्रोटेस्टेंट ऑफ आयरलैंड वालों की हेल्प की, मतलब अभी हमने क्या पढ़ा, आयरलैंड दो ग्रुप के बीच में डिवाइडेड है, कैथोलिक एंड प्रोटेस्टर। जो इंग्लिश है उन्होंने प्रोटेस्टर की हेल्प की ताकि वो अपनी डोमिनेंस स्थापित कर पाए, किसके ऊपर, जो कैथोलिक कंट्री है आयरलैंड की उसके ऊपर, ठीक है। जो कैथोलिक रिवोल्ट्स अगेंस्ट ब्रिटिश डोमिनेंस वर सप्रेस, जितने भी कैथोलिक रिवोल्ट्स हो रहे थे ब्रिटिश के खिलाफ वो सारे के सारे दबाए जा रहे थे। आफ्टर अ फेल्ड रिवॉल्ट लेड बाय वॉल्फी टन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन, आयरलैंड वॉज फोर्सफुली, मतलब जब एक फेल्ड रिवॉल्ट हुआ, मतलब वुल्फी टन एंड हिज, उसके जो यूनाइटेड आयरिशमैन थे इन्होंने एक ट्राई किया, एक रिवॉल्ट किया कि ये
जो यहाँ पर इनको ये सप्रेस किया जा रहा है ये इससे निकल सके। तो उसके बाद क्या हुआ, जो आयरलैंड है उसको फोर्सिबली क्या बना दिया गया, यूनाइटेड किंगडम बना दिया गया 1801 में। अ न्यू ब्रिटिश नेशन वाज फोर्स थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। एक नया ब्रिटिश नेशन फोर्स हुआ था, मतलब ऐड हुआ था। इससे क्या हो रहा था, जो ये डोमिनेटेड इंग्लिश कल्चर था वो क्या हो रहा था, प्रोपोगेट हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है, पहले वो थोड़ा सा था, अब उसने अपने अंदर में क्या ले लिया, आयरलैंड भी ले लिया। द सिंबल ऑफ द न्यू ब्रिटेन, द ब्रिटिश फ्लैग, जो न्यू ब्रिटेन का ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन जैक। जो नेशनल एंथम था, गॉड सेव अवर नोबल किंग। द इंग्लिश लैंग्वेज वर एक्टिवली प्रमोटेड, इनको खुलेआम प्रमोट किया जाता था। एंड द ओल्डर नेशन सर्वाइव ओनली अ सबऑर्डिनेट पार्टनर इन द यूनियन। और ये सिर्फ छोटे मोटे जो इसके बाकी सबऑर्डिनेट नेशन थे, मतलब बाकी जैसे आयरलैंड हमने अभी पढ़ा, ये सारे बस एक पार्टनर की तरह रह जाते थे। मतलब इनकी कोई भी चीज़ फॉलो नहीं करी जाती थी, ना इनका रिलीजन, ना इनके पॉलिटिकल पॉलिटिकल व्यूज़। सिर्फ जो यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है ब्रिटिश नेशन में, वो है इंग्लिश लैंग्वेज। जो यहाँ का इंग्लिश लोगों का नेशनल एंथम है वो। एंड जो ब्रिटेन का ब्रिटिश फ्लैग है वो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगेन थैंक यू।